अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हमारा रह गया था लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, और साथ हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और साथ जो है किट है, थोड़े से क्वेश्चन है उसमें 15 MCQs और एक OTQ वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये था प्रोफेशनल एडवाइस एंड नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट। यानी कि अब तक हमने जितना भी टॉट पढ़ा उसमें हमने यही देखा ना कि अगर एक बंदा कोई ऐसा एक्ट कर दे, यानी कोई ऐसी हरकत कर दे जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हो, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक बंदा जो है वो ऐसी एडवाइस दे दे दूसरी पार्टी को, ठीक है, और उस दूसरी पार्टी उसकी एडवाइस पे रिलाई करते हुए कोई काम करे और वो नुकसान सफर करे, तो क्या इस सिचुएशन में वो टॉर्ट जो है वो क्लेम कर सकता है? क्या इस सिचुएशन में वो डैमेज जो है वो क्लेम कर सकता है? तो यस, कर सकता है, ठीक है। कब कब करेगा तो हम डिस्कस करते हैं। A party can suffer loss by relying on incorrect advice और false misleading statement। एक बंदा जो है वो किसी दूसरे बंदे की इनकरेक्ट एडवाइस या मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर रिलाई करते हुए नुकसान उठा सकता है, ठीक है। और इस दूसरे की इनकरेक्ट एडवाइस को आप क्या बोलते हो? नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट बोलते हो, कि उस बंदे ने नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट किया, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर एन एक्शन ऑफ नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट टू बी सक्सेसफुल देयर मस्ट बी स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ पार्टीज। अगर जो है आप चाहते हैं कि नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट के हवाले से आपका केस सक्सेसफुल हो गया, आप कहें कि यार दूसरी पार्टी ने मुझे मिस स्टेट किया था, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपका और उस पार्टी का कोई ना कोई एक स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए। स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा? इट एग्जिस्ट वेर अ प्रोफेशनल पर्सन एडवाइस अ नोन पर्सन हु रिलाइज ऑन स्टेटमेंट फॉर नोन पर्पस। स्पेशल रिलेशनशिप तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों पार्टी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेशनल पर्सन हूं, मैंने आपको एडवाइस दी, ठीक है, और मुझे पता है कि आप इस मकसद के लिए जो है ना मेरी एडवाइस को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों के दरमियान स्पेशल रिलेशनशिप होगा। और अगर ऐसे केस में मैंने आपको गलत एडवाइस की और आपको कोई नुकसान हुआ उस एडवाइस पे रिलाई करते हुए, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। Liability will only arise where defendant is in business of giving professional advice and statement is given in that context। और एक बात आपने याद रखनी है कि लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब मैं प्रोफेशनल हूं, मेरा काम हो आपको प्रोफेशनली एडवाइस करना, ठीक है। मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रोफेशनल ऑडिटर हूँ, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरा बिजनेस ही यही है, मेरा काम ही यही है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि स्पेशल रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल पर्सन जो है उसके और दूसरे बंदे के दरमियान होता है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट इज गिवन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और स्टेटमेंट भी जो है वो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में दी हो। ये ना हो कि हम लोग एक प्राइवेट मीटिंग में, सोशल गैदरिंग में, इनफॉर्मल गैदरिंग में बैठे हो, तो उधर मैंने कोई आपको बात कर दी, तो आप कहेंगे जी ये वाली बात जो है आप प्रोफेशनल पर्सन थे, आपकी इस बात पे मैंने अमल करते हुए जो है वो एक काम किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप के लिए एक प्रोफेशनल पर्सन, यानी कि एक बंदा जो काम जिसका काम है एडवाइस करना, वो होना चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी हो, ठीक है। और वो उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हो, यानी कि कोई वैसे सोशल गैदरिंग में या इनफॉर्मल गैदरिंग में वो कोई बात ना कर रहा हो, एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप में, प्रॉपर बिजनेस के हवाले से रिगार्डिंग दैट कॉन्टेक्स्ट अगर वो बात कर रहा हो, तभी जो है लाइबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। हमने बात सिर्फ ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स के पर्सपेक्टिव से करनी है, ठीक है, क्योंकि हम ACCA कर रहे हैं, बाकी प्रोफेशनल्स के हवाले से कोई बात नहीं करनी। अब ऑडिटर्स जो हैं वो किसको ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, यानी कि कौन से बंदे हैं जिनको ऑडिटर ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, यानी कि उन बंदों को अगर ऑडिटर ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं तो वो उन पे उनको कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो उनको कोई नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट करेंगे और उनका नुकसान हो, तो बेसिकली वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी को, यानी कि कंपनी के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, ठीक है। ऑडिटर्स डोंट ओ ड्यूटी ऑफ केयर टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ऑडिटर जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर ओ नहीं करता। और वो शेयर होल्डर्स जो ये प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपनी में बढ़ाएंगे, उनको भी ऑडिटर ड्यूटी ऑफ केयर ओ नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का गलत ऑडिट किया, ठीक है, गलत ऑडिट का नुकसान अगर शेयर होल्डर्स को बेयर करना पड़ गया तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो शेयर होल्डर्स जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, जनरल पब्लिक थे, उनको अगर कोई ऐसा नुकसान हो गया हो, तो फिर ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी अकाउंटेंट्स ओ ड्यूटी ऑफ केयर टू द क्लाइंट्स। अकाउंटेंट जो है वो क्लाइंट्स को ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं। ऑब्वियसली स्पेशल रिलेशनशिप है, अकाउंटेंट्स का काम यही है क्लाइंट्स के अकाउंट्स को डील करना। और अगर स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, इन केस कोई थर्ड पार्टी है, एंड टू ऑल दोज, यानी कि ऑल दोज अदर थर्ड पार्टी होम ही नो विल रिलाई ऑन अकाउंट्स। अगर ऑडिटर को पता है कि क्लाइंट्स के अलावा ये भी मेरे अकाउंट्स पे रिलाई कर सकते हैं,
तो उनको भी जो है अकाउंटेंट्स जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, ठीक है। अपने क्लाइंट्स को तो करते ही करते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप होता है, और थर्ड पार्टीज जिनका अकाउंटेंट्स को पता है कि यार ये भी मेरे बात पे, मेरे जो मेरे अकाउंट्स बनाए इन पे रिलाई कर सकते हैं, तो अकाउंटेंट्स उनको भी ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्योर इकोनॉमिक लॉस विद रिस्पेक्ट टू नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट इज रिकवरेबल। इकोनॉमिक लॉस हमने दो तरह के पढ़े थे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल और प्योर। प्योर का मतलब ये होता है कि जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं होता, लेकिन थर्ड हैंड पे या फोर्थ हैंड पे, मैं सेकंड हैंड पे भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो फिर आपका फोर्सिबिलिटी में आ जाएगा ना कि वो फोर्सिएबल था, यानी कि थोड़ा दूर दूर दराज तक नुकसान की बात जा सकती है। तो प्योर इकोनॉमिक लॉस ऐसा लॉस जो है अगर किसी ने आपको नेग्लिजेंटली मिसस्टेट किया और उस पे एडवाइस पे रिलाई करते हुए आपको डैमेजेस हुए और वो नुकसान प्योर इकोनॉमिक है, तो वो रिकवरेबल होगा, ठीक है, इन केस ऑफ नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि नेग्लिजेंट एक्ट हो तो उस वक्त वो रिकवरेबल नहीं होता, लेकिन अगर नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट हो तो रिकवरेबल हो। ऑडिटर अगर एक सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट कंपनी की एक सब ब्रांच है उसके अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, तो वो ड्यूटी ऑफ केयर सब्सिडरी कंपनी को भी ओ करेंगे और पेरेंट कंपनी को भी ओ करेंगे। जस्ट ये जनरल से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और यही था इस चैप्टर में, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब हम जो मूव करते हैं वो करते हैं इसकी किट की जानिब। अब पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द टॉट इज करेक्ट। टॉट के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ टॉट, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो अगर टॉट का आपने क्लेम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता भी नहीं है कभी कभार, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टॉट नहीं बोलते आप। टॉट्स आर क्राइम्स, नहीं, टॉट एक सिविल रॉन्ग है, क्राइम नहीं है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग एंड विक्टिम सूज फॉर कंपनसेशन और इंजेक्शन। टॉट एक सिविल रॉन्ग है और विक्टिम डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन के लिए भी सू कर सकता है और प्रिवेंशन के लिए यानी कि इंजेक्शन के लिए भी कर सकता है। जैसे हमने टॉट ऑफ पासिंग ऑफ में पढ़ा था कि अगर आप सेम बिजनेस नेम यूज कर रहे हो जो आइडेंटिकल, जो कि करंटली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप इंजेक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग describes the tort of passing off। tort of passing off का क्या मतलब होता है? The use of a business name or trademark that misleads the consumer to believe that one business is that of another। तो ये जो है tort of passing off कहलाता है, ठीक है। जब आप ऐसा बिजनेस, कोई करंट बिजनेस है उसी जैसा आप नाम यूज करते हो और उससे कस्टमर मिसलीड हो जाता है, तो उसको आप tort of passing off बोलते हो। Then in which of the following circumstances will be a defendant liable to pay compensation under tort of negligence? किस सिचुएशन में जो है वो डिफेंडेंट लायबल होगा कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है। तो पहला है दे ब्रीच अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द क्लेमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग circumstances defendant will be liable to pay compensation on the tort of negligence। तो पहली चीज क्या है कि उन्होंने ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो ब्रीच किया क्लेमेंट को, तो हाँ ये भी एक बात है, लेकिन आपको पता है कि कंपनसेशन कब मिलती है? नंबर वन, जब वो ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो ब्रीच करें, ठीक है। नंबर टू, उस ब्रीच की वजह से थर्ड पार्टी को क्या हो, सॉरी क्लेमेंट को क्या हो, लॉस हो, ठीक है। तो सिर्फ ब्रीच करना जो है उससे कंपनसेशन नहीं मिलती, ब्रीच भी हो प्लस लॉस भी हो फिर कंपनसेशन मिलती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि दे ब्रीच द ड्यूटी ऑफ केयर टू क्लेमेंट एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेज द क्लेमेंट सफर्ड लॉस, इंजरी और डैमेज। ब्रीच, ड्यूटी ऑफ केयर भी ब्रीच हो और उसके बाद उससे उसको लॉस भी होना चाहिए, और एक और भी चीज थी कि लॉस वो डायरेक्टली रिलेटेबल हो, लेकिन ये है कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। बाकी इन टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ रेसिप्सा लॉक्विटर? रेसिप्सा लॉक्विटर का मैंने आपको बताया था कि कुछ सिनारियो ऐसे होते हैं जिसमें डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ता है कि वो नेग्लिजेंट नहीं थे, ठीक है। उसमें वो तीन सिनारियोस थे, उसमें से एक रेसिप्सा लॉक्विटर था, एक क्लास में हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, तो ये ऑप्शन बी होगा कि इस सिचुएशन में डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं थे। बाकी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड एन एम्प्लॉयर बी विकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉई? तो एम्प्लॉयर कब रिस्पॉन्सिबल होगा? जब एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही कोई ऐसा एक्ट करे। तो व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डैमेज, व्हेन द लॉस और डैमेज वाज कॉज्ड बाय एम्प्लॉय व्हेन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज दे वर एम्प्लॉयड टू डू, यानी कि जब कोई एम्प्लॉय जो है वो किसी को लॉस और डैमेज करे, कब करे? जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था जो कि जिसके लिए वो एम्प्लॉय हुआ था, तो उस वक्त जिस जिस बंदे को नुकसान हुआ है वो एम्प्लॉयर को विकेरियसली लायबल ठहरा सकता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। बाकी इन टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजेरिया? वॉलेंटी नॉन फिट इंजेरिया में जो है वो क्लेमेंट रिस्क ऑफ इंजरी को एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है, और तब डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग मैचेस में वो पहले ही जो है रेगुलेशंस होती हैं, उन्हें पता होता है कि अगर इंजरी होगी
तो द सेकंड पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में ही आता है, ठीक है। जहाँ पर क्लेमेंट खुद ही रिस्क ऑफ इंजरी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट एग्रीमेंट से भी कर सकता है और इम्प्लाइड कॉन्सेंट से भी कर सकता है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब होम अ कंपनीज ऑडिटर्स ओ ड्यूटी ऑफ केयर टू। द कंपनी के ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं। वो शेयर होल्डर्स जो कि अपना स्टेक या इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं या जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं करते। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉर्ट इज करेक्ट। टॉर्ट के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द ओनली रेमेडी फॉर अ विक्टिम ऑफ टॉर्ट इज डैमेजेस। नहीं, इंजंक्शन भी मिल सकती है, सिर्फ डैमेजेस नहीं होते। नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नीड एग्जिस्ट बिटवीन क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट फॉर द डिफेंडेंट टू बी लायबल टू द क्लेमेंट इन टॉर्ट। के इसमें क्या कह रहा है कि हाँ कि अगर डिफेंडेंट क्लेमेंट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराना है तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करता हो, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करता हो। उसके बाद है टू एस्टेब्लिश अ केस ऑफ पासिंग ऑफ व्हाट मस्ट अ क्लेमेंट प्रूफ, यानी कि वही टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ के लिए क्लेमेंट को क्या प्रूव करना है। द कंज्यूमर परचेज फेक गुड्स, नहीं। द डिफेंडेंट इज यूजिंग अ सिमिलर बिजनेस मॉडल टू द क्लेमेंट, नहीं, सिमिलर बिजनेस मॉडल तो नहीं, हर सिमिलर बिजनेस नेम था। फिर थर्ड है द नेम ऑफ डिफेंडेंट्स बिजनेस इज सिमिलर इनफ टू क्लेमेंट्स टू मिसलीड द कंज्यूमर। डिफेंडेंट ने अपने बिजनेस का नाम इतना सिमिलर रखा है क्लेमेंट के बिजनेस के नाम जैसे, जिससे कंज्यूमर या कस्टमर मिसलीड हो सकता है, तो तब पासिंग ऑफ अराइज होता है। उसके बाद इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश वेदर डिफेंडेंट ओड द क्लेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी लिमिटेशंस ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर में, चार चीजें थी जो आप चेक करते थे बेसिकली कि आया ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो करता है या नहीं करता, ठीक है। चार जो है वो टेस्ट थे जिससे आप डिटरमिन करते थे कि क्या ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्या क्या थे। नंबर वन था कि वेदर लॉस वाज फोर्सिएबल, क्या लॉस फोर्सिएबल था। फिर सेकंड था कि क्या नेबरहुड प्रिंसिपल या सफिशिएंट प्रॉक्सिमिटी एग्जिस्ट करती है। फिर थर्ड था कि क्या फेयर और रीजनेबल है टू इम्पोज ड्यूटी ऑफ केयर। और फोर्थ था कि क्या पब्लिक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है जो रिक्वायर करती थी कि कोई ड्यूटी ऑफ केयर करने की शो नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इसमें से जो चार टेस्ट थे उसमें से दो मुझे जो नजर आ रहे हैं वो एक तो ये आ रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी या रिलेशनशिप था, और क्या ये फेयर जस्ट और रीजनेबल है या नहीं, ठीक है। ये चार टेस्ट हैं जो हमने पढ़े थे। जैसा आपको ये अगर पता हो तो आप इनमें से जो दो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चार टेस्ट आपको बताते थे कि क्या डिफेंडेंट क्लेमेंट को ड्यूटी ऑफ केयर करता है या नहीं करता। उसके बाद है व्हेन कंसीडरिंग वेदर डिफेंडेंट हैज ब्रीच्ड ए ड्यूटी ऑफ केयर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। जब तो आप ये देख रहे होते हो कि डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स को भी कंसीडर कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर इज करेक्ट। इनमें से ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली ऑप्शन है कि व्हेन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी द क्लेमेंट शुड हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर। ये तो गलत है ना, जब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी हो तो डिफेंडेंट को जो है वो एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्लेमेंट को नहीं करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत गलत है। अ सोशल बेनिफिट टू अ डिफेंडेंट एक्शन इज नो एक्सक्यूज फॉर ब्रीचिंग द लेवल ऑफ केयर एक्सपेक्टेड, तो ऐसा तो कोई चीज नहीं थी। Defendants are not expected to ensure that all possible precautions against risk are taken if cost of the precaution outweighs the risk. Yes, cost versus benefit। हमने पढ़ा था केस भी वो फैक्ट्री वाला कि डिफेंडेंट जो है उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारी की सारी प्रिकॉशंस को शो करे अगर उन प्रिकॉशंस को शो करने की कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिस्क से भी, रिस्क को आउटवे करने से भी, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। कि डिफेंडेंट्स जो है उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारी के सारी प्रिकॉशंस ले ले अगेंस्ट द रिस्क, ठीक है। अगर जो है कॉस्ट ऑफ प्रिकॉशन वो रिस्क के मुकाबले में ज्यादा हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये फ्लोर वाला एक केस है जहां पर वो सॉ डस्ट जो है वो फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है हर जगह पे जो है वो सॉ डस्ट डालना जो है वो डिफेंडेंट के लिए कंपल्सरी नहीं था, फैक्ट्री ओनर के लिए, क्योंकि अगर वो हर 100% एरिया को कवर करता तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता। उसने रिस्क को बचाने के लिए जहां पर ज्यादा मूवमेंट होती थी लोगों की वहां पर उसने वो सॉ डस्ट डाल दी कि चलो ये स्लिप ना हो। अब एक बंदा ऐसी जगह स्लिप हो गया जहां पर सॉ डस्ट नहीं थी, जहां पर आना जाना लोगों का कम था, तो आप इसमें डिफेंडेंट को अप्लायबल ठहरा नहीं सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट द सेम लेवल ऑफ केयर ऑफ स्किल एज अ रीजनेबल पर्सन परफॉर्मिंग द सेम टास्क, तो ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो केयर और स्किल शो करेगा जो कि उस प्रोफेशन का बंदा जो है वो ऐसा शो कर सकता है, ना कि कोई रीजनेबल बंदा हो, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस विल प्रिवेंट कैजुअलिटी बीइंग एस्टेब्लिश।
इस किन सिचुएशन में कैजुअलिटी स्टेब्लिश नहीं होगी। तो कैजुअलिटी या लिंक या नोवस एक्टर्स इंटरवीनियस तीन जगहों पे स्टेब्लिश होता था। एक्ट ऑफ क्लेमेंट, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और नेचुरल इवेंट्स। तो इनमें तो स्टेब्लिश होता था, वो पूछ रहा है कहाँ पर स्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले तीन जो है वहां पर तो कैजुअलिटी जो है वो प्रिवेंट नहीं होगी, बल्कि कैजुअलिटी स्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है इन रिगार्ड्स टू प्रोफेशनल नेग्लिजेंस which of the following statements are true or false? Pure financial losses caused by negligent misstatement are not recoverable। तो ये false है। मैंने आपको बताया कि नेग्लिजेंट एक्ट हो तो तब रिकवरेबल नहीं होते प्योर फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन अगर नेग्लिजेंट मिसस्टेटमेंट तो रिकवरेबल होते हैं। बाकी ऑडिटर्स डू नॉट ओ ड्यूटी ऑफ केयर टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक हु रिलाई ऑन पब्लिश अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ऑडिटर्स जो है वो जनरल पब्लिक को जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर नहीं करते। फिर अगेन के इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस विल एन अकाउंटेंट और ड्यूटी ऑफ केयर, किन सर्कमस्टांसेस में अकाउंटेंट ड्यूटी ऑफ केयर वो करता है? व्हेन दे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर जनरल पब्लिक सर्कुलेशन वेयर इट इज अननोन हु मे रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन एंड फॉर व्हाट पर्पस। अगर वो कोई बेसिकली स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, और वो जनरल पब्लिक में जाती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन इस पर रिलाई कर सकता है, तो जाहिर सी बात है जब उनको पता नहीं है तो फिर वो ड्यूटी ऑफ केयर वो नहीं करते। ठीक है, फिर सेकंड है व्हेन देयर इज when they produce information for a particular person in the knowledge that the person will rely on the information when making a decision about a transaction, तो बिल्कुल तब तो ड्यूटी ऑफ केयर वो करेगा। बाकी विच टू ऑफ द फॉलोइंग पार्टी डज ऑडिटर ओवर ड्यूटी ऑफ केयर टू एन ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो जब सब्सिडरी कंपनी का अकाउंट्स ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों को ड्यूटी ऑफ केयर वो करता है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ठीक है, इसमें से इतने ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो दो दो एमसीक्यूज आ जाए, इतने आ जाए, बस इतने ही है। 15 टोटल एमसीक्यू थे आपके विकेट में। अब एक ही इसका एमटीक्यू है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एमटीक्यू है। पहला रिक्वायरमेंट है विच टू ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अ क्लेमेंट प्रूव टू बी ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर इन नेग्लिजेंस क्लेम। अगर नेग्लिजेंस क्लेम करना है तो क्लेमेंट को क्या प्रूव करना पड़ेगा ये शो करने के लिए कि डिफेंडेंट ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता था। ठीक है, तो अगेन वही चार टेस्टों वाली बात आ गई है जो भी हमने पढ़े थे। तो उसमें से एक ये है कि उसको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा क्लेमेंट को कि प्रॉक्सिमिटी थी, जो उसकी हरकत थी, जो उसने काम किया था और जो मेरा डैमेज है उसके दरमियान प्रॉक्सिमिटी थी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस थी। ठीक है, और दूसरा ये उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फेयर है, मतलब जस्ट एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ की नजर में ये राइट थिंग है कि ड्यूटी ऑफ केयर बनती थी उसकी। ठीक है, जो कि उसने मुझे वो नहीं की। ये दो जो है वो आपके राइट आंसर होंगे। उसके बाद जो है पहला अगला एमसीक्यू सिनारियो से रिलेटेड है। रॉजर रेगुलरली टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट दैट इन्वॉल्व्स फाइटिंग विद वुडन स्टिक। ठीक है, रॉजर एक बंदा था, वो वुडन स्टिक से फाइट की जो एक स्पोर्ट थी उसमें रेगुलरली इन्वॉल्व था। ही हैज बीन सक्सेसफुल इन मैनी फाइट्स, काफी फाइट्स में वो सक्सेसफुल रहा। बट रिसेंटली टुक पार्ट इन विच ही लॉस्ट टू जैक। लेकिन रिसेंटली एक फाइट हुई जिसमें वो जैक से जो है वो हार गया। द फाइट टुक प्लेस अंडर द नेसेसरी सेफ्टी रेगुलेशंस, और फाइट जो है वो सेफ्टी रेगुलेशंस के अंडर ही चल रही थी। और एंड वॉज स्टॉप बिफोर रॉजर वॉज हर्ट टू बैडली। और जो रेगुलेशंस थी सेफ्टी के, यार मतलब अगर नजर आ रहा हो कि दूसरी पार्टी को बहुत सख्त नुकसान हो सकता है, उस वक्त फाइट को स्टॉप कर दिया जाता था, और ऐसे ही हुआ, फाइट को स्टॉप कर दिया गया। हाउएवर सून आफ्टर द फाइट, लेकिन जैसे ही फाइट खत्म हुई तो पता चला कि जी रॉजर को बहुत ज्यादा शदीद जो है वो सर पे चोटें लगी, और इवन इतनी शदीद लगी कि उससे अब बात भी नहीं की जा रही थी। ठीक है, तो ये सिनारियो है। तो पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉजर इज करेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया के हवाले से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया में अगर तो, और वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया होता भी ये बॉक्सिंग फाइटिंग मैचेस में ही होता है, कि क्लेमेंट जो है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से एक कॉन्सेंट आ जाता है कि यार अगर कोई मुझे नुकसान हो गया तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, अब वो नुकसान एक्सप्रेस कॉन्सेंट से भी आ सकता है और वो इम्प्लाइड कॉन्सेंट से भी आ सकता है। इस सिचुएशन में इम्प्लाइड कॉन्सेंट थी। ठीक है, उसको पता था कि यार ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, यू न्यू दैट ये नुकसान हो सकता है, स्टिल वो फाइटिंग में हिस्सा करता था, पार्टिसिपेट करता था। तो एक इम्प्लाइड कॉन्सेंट है, इसलिए रॉजर जो है वो फाइट जो ऑर्गेनाइजर है उसे डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकता। नीचे फिर एक और सेकंड सिनारियो है। ठीक है, वहां पर
क्या कह रहा है ये, वहां पर ये कह रहा है कि लुलू एक बंदा था, ही यूज अ पब्लिक टॉयलेट एट हर लोकल ट्रेन स्टेशन। वो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा था लोकल ट्रेन स्टेशन पे, लड़की थी ये। अनफॉर्चुनेटली द लॉक वाज डिफेक्टिव, लॉक जो है वो डिफेक्टिव हो गया, जिसकी वजह से वो अंदर फंस गई। ठीक है। अब निकलने के चक्कर में उसने विंडो से क्लाइंब आउट कर दिया, खिड़की को तोड़ के जो है ना वहां से वो बाहर निकल गई। जबकि वहां पर वार्निंग नोटिस लगा हुआ था कि आपने ऐसा काम नहीं करना। ठीक है। और जब वो बाहर गिरी तो उसके सर पे चोट लगी। अगेन ये वही आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस बेसिकली याद आ रहा होगा, कि जहां पर वो लड़की जो थी वो टॉयलेट रोल हैंडल जो है उसके ऊपर खड़ी हो गई और गिर के उसको जख्मी हो गई थी वो। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि उस जब वो विंडो से उसने क्लाइंब आउट किया तो जो उसको डैमेजेस हुए उसके लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल थी। तो बेसिकली ये होगा कि उसके जो अमाउंट, जो डैमेजेस है उसे मिलेंगे, लेकिन डैमेजेस में रिडक्शन होगी क्योंकि डिफेंडेंट होली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ उसकी गलती थी कि डोर स्टक हो गया था, लेकिन खिड़की से बाहर छलांग मार के उसकी इंजरी में उसकी मुकम्मल गलती नहीं थी। वहां पर उसने नोटिस भी लगाया हुआ था कि आपने नहीं छलांग मारनी। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लुलू हैज अ राइट टू क्लेम डैमेजेस। बिल्कुल वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है जो उसकी हेड इंजरी हुई है, लेकिन जो उसको पैसे मिलेंगे वो रिड्यूस होंगे क्योंकि वो खुद भी पार्टी टू ब्लेम फॉर थी। ठीक है। यानी कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस था। तो खैर ये था हमारा टॉट, छोटा सा चैप्टर था, सही है। एमसीक्यूज भी इसके सिर्फ 15 थे और एक आध ओटीक्यू था, तो इसको अपने अच्छे तरीके से कर लेना।